गौर से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखो कि ये जनाब आपका एक तरह का हार्ट है। हार्ट के अंदर आपको पता है कि ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। जब भी बंदा जोर से सांस लेता है ना, जब भी जोर से सांस लेता है, इसकी वजह से आपका आपने कहना है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता है ना, तो आपका लंग्स से जो आपकी वेनस रिटर्न होती है वो ज्यादा होने लग पड़ती है। जब आपका वेनस रिटर्न ज्यादा होती है ना बच्चों, तो आपने कहना राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आता है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आता है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड बहुत ज्यादा आता है, ठीक हो गया। अब अगर राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा होगा, तो इस राइट वेंट्रिकल को ब्लड को बाहर निकालने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा, इसको ब्लड को बाहर निकालने के लिए जो टाइम होगा वो भी ज्यादा लगेगा ना। तो आपने कहना है कि आपका वेंट्रिकल को ब्लड को बाहर निकालने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। इस वजह से जब ये ब्लड को टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको पता है कि ये जो जब ब्लड बाहर निकलता है उसके बाद आपका वाल्व बंद होता है। जब ये वाल्व बंद होता है तो उसके नतीजे में आपकी S2 पैदा होती है ये वाले में, ठीक है। अब देखें जब ये टाइम ज्यादा ले रहा है, तो टाइम ज्यादा लेने की वजह से जो आपका S2 पैदा होगी वो ज्यादा देर बाद पैदा होगी या जल्दी पैदा हो जाएगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो S2 पैदा होगी वो थोड़ा सा लेट पैदा नहीं होगी? तो आपने कहना है S2 लेट पैदा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आता होता क्या? आपने कहना है नॉर्मल बंदे के अंदर इस तरह होता है कि S1 तो लब मतलब कि दोनों के अंदर इक्वल पैदा होती है, एक टाइम पे पैदा होती है। लेकिन जो S2 होती है ना, S2 के अंदर ये आता है कि जब बंदा डीप इंस्पायरेशन करता है, तो डीप इंस्पायरेशन के दौरान आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपका ये हिसाब होता है कि आपका राइट एट्रियम के अंदर वेनस रिटर्न ज्यादा होती है। जब राइट एट्रियम के अंदर वेनस रिटर्न ज्यादा होती है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर भी वेनस रिटर्न ज्यादा होती है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर भी वेनस रिटर्न ज्यादा होती है तो इसके नतीजे में जनाब अब आपका राइट वेंट्रिकल ब्लड को बाहर निकालने के लिए टाइम ज्यादा लगाता है। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को बाहर निकालने में ब्लड टाइम ज्यादा लगाता है तो इसके नतीजे में ये वाल्व बंद होने में भी टाइम लगाता है, जिसकी वजह से ये वाल्व आपके एओर्टिक वाल्व से जल्दी लेट बंद होता है। जब आपका पल्मोनरी वाल्व आपके एओर्टिक वाल्व से लेट बंद होता है तो इस कंडीशन को हम स्प्लिटिंग कहते हैं। इसको हम कहते हैं आपका फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। क्या सेकंड हार्ट साउंड कैसे पैदा होती है? ड्रब, यानी कि क्या लब फर्स्ट हार्ट साउंड, और ड्रब मतलब ये क्या डब होना चाहिए था लेकिन ये ड्रब, ये डीप इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। तो आपने ये याद करना है। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं हुआ? एनीवन कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आएगी यार ये पता नहीं क्या रॉकेट साइंस पढ़ा दिया मास्टर ने? अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है। इंस्पायरेशन जब की ड्रॉप इंट्राथोरेसिक प्रेशर, हाई वेनस रिटर्न होगी, राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग ज्यादा होगी, राइट वेंट्रिकुलर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो गया, राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन टाइम ज्यादा हो गया, डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व को क्लोज होने में ज्यादा देर लगी। अब देखो इसमें से एओर्टिक वाल्व जल्दी बंद हो जाता है, पल्मोनरी वाल्व थोड़ा सा लेट बंद होता है। क्या होगा? लब ड्रब, ड्रब यानी कि ये ड्रब है ना, यानी कि डब होना चाहिए था, लेकिन ड्रब क्या है? डी से मतलब है ये ड्रब रब, यानी कि डब जब आप बोलते हो तो ये होता है आपका एओर्टिक वाल्व, यानी कि एओर्टिक वाल्व जल्दी बंद हो रहा है लेकिन पल्मोनरी वाल्व थोड़ा सा लेट बंद हो रहा है। इसको हम स्प्लिटिंग कहते हैं। जब आप कोई वीडियो एडिट करते हो ना तो वहां पे स्प्लिटिंग का ऑप्शन आता होता है। जो बच्चे वीडियो एडिट करते हैं उनको पता होगा कि हाँ जी जनाब वो स्प्लिटिंग जो आप आती है ना, तो साथ वो थोड़ा सा इस तरह साइन दिखाती होती है। टिकटॉक तो माशाल्लाह आप सारे टिकटॉक करो तो और आप लोगों को माशाल्लाह अच्छे तरीके से पता है कि हाँ जी जनाब सारे हर अपने आप में ऋतिक रोशन है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ जी जनाब वीडियो एडिट कैसे करते होते हैं। तो ये जो होता है ना सीन, वो आपने वहां स्प्लिटिंग वाला ऑप्शन होगा तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा जो साउंड होती है वो क्रिएट होती है। सेम यहाँ पर भी ये होता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है? also occur during the inspiration which contribute to delay closure of the pulmonary valve, वो यही बात कर रहा है। आगे आ जाओ, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी ये समझ नहीं आया पॉइंट? हाँ जी आगे चलिए। अब देखो जस्ट इमेजिन फॉर एग्जांपल, अब मेरा बिल्कुल बच्चों वाली बातें, अब जिसने ये समझ ली उसके बाद बच्चों वाली बातें आगे ये देखें। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है ये पल्मोनरी वाल्व क्या होता है, एक तरह का लेट बंद होता है, ऐसे ही है। जस्ट इमेजिन करें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाता है। जब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है तो राइट वेंट्रिकल सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता।
या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, वाल्व तंग हो गया, तो क्या ब्लड अब बाहर निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा बच्चों? शाबाश, ये बताइएगा जी। अब ब्लड जो होगा वो ब्लड ज्यादा मतलब कि बाहर निकलने में ब्लड को वेंट्रिकल से वो ज्यादा टाइम लगेगा। जब ये ज्यादा टाइम लगे तो अब पता कैसे पैदा होगी? पहले ये था लब ड्रब, अब ऐसे लब ड्रब। ये क्या मतलब है? ड्रब ड्रब, ये रब का मतलब ये इस तरह हो रहा है कि हाँ जी जनाब अब स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है। इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं वाइड स्प्लिटिंग। ये एमसीक्यूज आता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के। वाइड स्प्लिटिंग आप किसके अंदर देखते हो? आपने कहना राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर देखते हैं, आपने कहना एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर देखते हैं। सिंपल सी बात है, ये दो चीजें होती हैं जिसके अंदर आप देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि राइट वेंट्रिकल अब एम्प्टी होने में और ज्यादा टाइम ले रहा है। क्लियर हो गया जी? अब देखो फॉर एग्जांपल आगे क्या है, आगे ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीन इन कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकल एम्प्टिंग, जैसा कि पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, डिलेड पल्मोनरी वाल्व क्लोजर स्पेशली ऑन इंस्पिरेशन एंड एक्सैजरेटर ऑफ नॉर्मल स्प्लिटिंग। क्या नॉर्मल स्प्लिटिंग से भी बात बढ़ गई। अब आगे आ जाओ बच्चों, फिक्स स्प्लिटिंग क्या होती है? जस्ट इमेजिन फॉर एग्जांपल, फिक्स स्प्लिटिंग का क्या होता है? ये जनाब आपका एक तरह का इस तरह है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर ये होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जनाब आपका सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है। ये जो एट्रियल का जो सेप्टा वो सही तरह काम ही नहीं करता, ठीक होगा, ये सेप्टा सही तरह काम नहीं करता। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जब ये एट्रिया का सेप्टा सही तरह काम नहीं करेगा तो जो ब्लड आपका लेफ्ट एट्रिया से कुछ ब्लड इधर जाएगा, कुछ ब्लड इधर जाएगा, ठीक ऐसे ही है ना, ब्लड आगे पीछे होगा। अब जब ये ब्लड जो होगा वो जनाब आपका इसी तरह होगा, तो अब जब हम हार्ट की साउंड सुनते हैं पता क्या होता है? लब डब, इंस्पायरेशन के ऊपर। मतलब क्या है? ओ भाई इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अब देखें ये क्या है? लब डब। अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि आपकी ऐसी कौन सी स्प्लिटिंग होती है जो कि रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मल्टीपल एग्जाम के अंदर पूछा गया। फिक्स्ड स्प्लिटिंग आपने कहना इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पायरेशन, कभी रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं की। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? आपने कहना देखो कि इसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट शंट होता है, क्योंकि आपको पता अडल्ट के अंदर जब बच्चा जो होता है वो इंटर आफ्टर द बर्थ क्या होता है, लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट शंट होता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम के अंदर जाता है। ऐसे ही है। तो अब हमने क्या देखा कि फिक्स स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है, एएसटी के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट साइड से जो ब्लड होता है वो राइट साइड के अंदर जाता है। जब लेफ्ट साइड से ब्लड जो होता है वो जनाब राइट साइड से जाता है, तो राइट एट्रिया का जो प्रेशर होता है वो भी ज्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी ज्यादा होता है। लेकिन आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जनाब आपका अब जो वाल्व होता है वो लेट ही बंद होता है। लेकिन ये जो वाल्व बंद लेट होता है ये इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से हम इस स्प्लिटिंग को कह रहे हैं फिक्स्ड स्प्लिटिंग। वो जब आपका नॉर्मल बंदे के अंदर जब आपका पल्मोनरी वाल्व लेट बंद होता था तो उसको डीप इंस्पायरेशन करनी होती थी, तब लेट बंद होता था। लेकिन इसके अंदर विदाउट एनी रिस्पायरेशन, विदाउट इंस्पायरेशन आपका पल्मोनरी वाल्व लेट बंद हो रहा है। इस वजह से आपने कहना है कि ये फिक्स्ड स्प्लिटिंग है। हुण गल पल्ले पई जे कि नहीं पई? आगे समझ देखें, सीन इन कंडीशन इनका एएसटी एएसटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट शंट होता है, जिसकी वजह से राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ता है, राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ता है, फ्लो थ्रू द पल्मोनरी वाल्व ज्यादा हो जाता है। डिलेड पल्मोनरी वाल्व क्लोजर बच्चों, पल्मोनरी वाल्व जो है वो जनाब आपका लेट बंद होता है। क्या उधर भी लेट बंद होता था, इधर भी लेट बंद होता है, तो फर्क कहाँ है? वो वहां पे आपकी रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड होता था, वो आपका नॉर्मल था। लेकिन अगर ये भी लेट बंद हो रहा है, रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट टू इंस्पायरेशन, रिस्पायरेशन है, तो आपने क्या कहना है? फिक्स्ड स्प्लिटिंग। हुन गल आ गई समझ? आगे आ जाओ बच्चों। अब देखो फॉर एग्जांपल, क्लियर है? आज आ जाओ, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होता है? देखें पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या होता है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग जो होता है इसके अंदर आपने पता क्या देखना क्या होता है कि पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग आपका एक तरह का, सर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये हो जाएगा और भी? क्या मतलब हो जाए और भी? पैराडॉक्सिक मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमने और भी करना है बच्चों, जरूर करना है, इसमें तो कोई वो वाला सीन ही नहीं है। अभी आप लोग एक्टिव हो जाते हैं, टेंशन ना लें। अच्छा अब देखिए पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता है कि अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट के अंदर क्या होता है आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब कंडीशन पता क्या है? अब अगर
नॉर्मल क्या होता था, नॉर्मल इस तरह होता था, नॉर्मल इस तरह होता था कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता था वो लेट निकलता था, और नॉर्मल इस तरह होता था कि ये राइट पल्मोनरी वाल्व जो होता था वो लेट क्लोज होता था। नॉर्मल ऐसे ही होता था ना। अगर बच्चों आपका एओर्टिक वाल्व जो है उसकी स्टीनोसिस हो जाए या लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो जाए, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आपका पल्मोनरी वाल्व जो होगा वो जल्दी बंद होगा या एओर्टिक वाल्व जल्दी बंद होगा? आपका अब पल्मोनरी वाल्व जल्दी बंद होने लग पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एओर्टिक वाल्व के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। अब ये एओर्टिक वाल्व जो होगा वो जनाब आपका लेट बंद होगा। समझ आ रही है? आपका क्या होगा, एक तरह का जो पल्मोनरी वाल्व होगा वो जल्दी बंद होगा और एओर्टिक वाल्व लेट बंद होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच काम नहीं कर रहा और उसके बाद एओर्टिक स्टेनोसिस हुई है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल से ब्लड जो बाहर निकलने को ज्यादा टाइम लग रहा है। जब वेंट्रिकल को से ब्लड को निकलने को ज्यादा टाइम लग रहा है तो इस वजह से जनाब आपने कहना है कि इस स्प्लिटिंग को कहते हैं उस नॉर्मल स्प्लिटिंग के ऑपोजिट, और जो नॉर्मल स्प्लिटिंग के ऑपोजिट हो उस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। सिंपल सी बात है, क्लियर है? अब इसको अब हम बुक से देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और उसके आपने टोटल कहना है, ठीक है। हेड इन कंडीशन दैट डिले द एओर्टिक वाल्व, किसमें देखते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, नॉर्मल इन द सेमिल्यूनर वाल्व क्लोजर इज रिवर्स्ड, उसके ऑपोजिट हो गया यार, वही तो बात लिखी हुई इसके अंदर। क्या इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता था, P2 क्लोज लेटर होता था एंड मूव क्लोजर टू A2 पैराडॉक्सिकल एलिमिनेट द स्प्लिट ऑन एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के ऊपर क्या होता था ये आपने बताना होता है कि हाँ जी जनाब आप इसको ऑपोजिट आप देखते होते फिजियोलॉजी करके। तो ये जनाब वो कंडीशन जिसमें जनाब हम एक तरह का एओर्टिक वाल्व को लेट बंद होता देखें और पल्मोनरी वाल्व को जल्दी बंद होता देखें, इसको हम कहते होते पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। क्लियर है बच्चों? एनीवन, कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो? क्लियर हो गया? ओके।